सो हेलो एवरीवन। सी इंटरमीडिएट का जो हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट हुआ था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिस पे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि इस पे जो अमाउंट है 5 लाख है या 50 लाख है। मैंने जब इस क्वेश्चन को सर्च किया ना, तो इसमें मेरे को पता चला कि इसकी अमाउंट जो है ना, वो 5 लाख नहीं है, 15 लाख है। मैंने बीपी सर के क्वेश्चन बैंक से लिया था, लेकिन वहाँ गलत था, वहाँ 5 लाख दे रखा था। तो मैंने भी वही कॉपी किया, 5 लाख, लेकिन यहाँ पे 5 लाख अमाउंट नहीं है, 15 लाख अमाउंट है। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा ना, वो सी बनेगा, 2 लाख। मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि आंसर कैसे बनता है। तो देखो, 15 लाख का लोन अमाउंट था, 15 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और प्री कंस्ट्रक्शन ईयर 2 ईयर्स था। 2 ईयर्स की कैलकुलेशन बता देता हूँ। लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2021। और कंस्ट्रक्शन एंड कब हो रहा है? 30 जून 2023। देखो, जब हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेते हैं ना, तो जब कंस्ट्रक्शन एंड हुआ, उसकी जो डेट होती है ना, उसका जो ईयर होता है उसका 30। हाँ, तो जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ना आपकी, 30 जून 2023 को कंप्लीट हुई, तो हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे 31 मार्च 2023 तक। जिस साल एंड हुआ उस साल के 31 मार्च तक हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानते हैं। हम इसको क्यों नहीं ले रहे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर? क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट आईओबीसी होगा ना, इसको हमें डिडक्शन मिल जाएगी करंट ईयर के अंदर। इसलिए 30 जून, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की जो इंटरेस्ट होगा ना, उसको हम करंट ईयर के अंदर वो डिडक्शन ले लेंगे। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो इसका प्री कंस्ट्रक्शन कितना टाइम हुआ? 2 ईयर्स। प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का जो इंटरेस्ट कितना हुआ वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट कितना हुआ? ये हो गया 3 लाख। तो लॉ के अंदर हमें पता है कि जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है उसको हम 5 साल तक अमोर्टाइज कर देते हैं। तो हम हर ईयर 1/5 डिडक्शन ले सकते हैं। तो 1/5 डिडक्शन कितनी हुई? 3 लाख 5 60,000। तो हम करंट ईयर के अंदर पहले तो 1/5 डिडक्शन लेंगे, जो कि है 60,000। सेकेंड, करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,50,000। टोटल कितना हुआ? 2,10,000। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस और सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो इसके अंदर जो आईयूबीसी का इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम कितना मिलेगा हमें? 2 लाख। तो रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, इसलिए जो आंसर है वो सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिस्टर अग्रवाल ने एक हाउस रेंट पे लिया, फिर उसे आगे सबलेट कर दिया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उसने सबलेटिंग की है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा कि नहीं। देखो, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वही रेंट वाली इनकम टैक्स होगी जो ओनर को मिली हो। ओनर ही सिर्फ अपने जो रेंट का वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स कर सकता है। यहाँ पे जो मिस्टर अग्रवाल है उसने पहले रेंट पे लिया प्रॉपर्टी, तो उसको आगे रेंट पे दिया, मतलब सबलेट कर दिया। पहले हाउस पे लिया, फिर उसे आगे रेंट कर दिया। तो ये जो सबलेटिंग है ना, इसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स नहीं करेंगे, इससे पीजीबीपी या अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स करेंगे। पीजीबीपी के अंदर क्यों करेंगे? अगर वो उसका बिजनेस हुआ, यहाँ पे अगर उसका बिजनेस लिखा होता है कि उसका सबलेटिंग बिजनेस है, कि वो ऐसे रेंट पे लेता है फिर आगे उसे आगे सबलेट कर देता है, तो हम उसे पीजीपीपी के अंदर कर देंगे। यहाँ पे पीजीपीपी के बारे में कोई बारे में बात नहीं की गई, बिजनेस के बारे में बात नहीं की गई, तो हम इसे अदर सोर्स के अंदर टैक्स कर देंगे। तो इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे अनरियलाइज रेंट है, आपको विद्या को रिसीव हुआ 90,000 रुपीज अनरियलाइज रेंट। उसने पहले उसकी डिडक्शन ले चुकी थी। अगर उसने पहले डिडक्शन ले चुकी थी तो अब ये 90,000 टैक्स होगा। बट कितना कितना टैक्स होगा? 90,000 माइनस 30% की डिडक्शन, कितना वो? 27,000, 63,000। यहाँ से वो स्टूडेंट गलती करेंगे कि यहाँ पे 20,000 जो लीगल एक्सपेंस है ना उसे माइनस करेंगे। ये जो 30% आपको लॉ डिडक्ट करने को कह रहा है ना, ये वही लीगल एक्सपेंस है। बस आपको एक्चुअल लीगल एक्सपेंस डिडक्ट करने के लिए नहीं कह रहा, आपको एक लमसम अमाउंट 30% डिडक्ट करने को दे रहा है। तो इसका आंसर होगा 63,000। दोस्तों ने यहाँ पे 70,000 लिखा है, वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
ये मैंने क्वेश्चन दिया था सेल्फ ऑक्यूपाइड और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का। आपको पता है अगर आपसे पास दो से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, बाकी की डीम टू बी लेट आउट बन जाएगी, चाहे आपने उसे लेट आउट किया हो कि नहीं किया हो। बाय लॉ आप पे उस पे ईआर एज अ एक्चुअल रेंट मतलब जीए भी बन जाएगा ईआर उसका, और आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन बनाना था कि जिसके अंदर सबसे इनकम सबसे कम है। तो इसके अंदर आपको हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री लिखा हुआ है और आपको डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट करना है, मतलब आपको ओल्ड वाली रिजीम फॉलो करनी है इसके अंदर। स्टडी मटेरियल के अंदर बहुत तरीके से दिखा रखा है मैंने, लेकिन सिर्फ डिफॉल्ट रिजीम के अंदर दिया आपसे। डिफॉल्ट रिजीम का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पूरा लेट आउट प्रॉपर्टी जो होगा ना उसका तीन चार जितने भी हाउस है सबका एक साथ आपको इनकम निकालनी है। लेट आउट प्रॉपर्टी निकालोगे तो आपका वो 115 बीएससी में भी काम आ जाएगा और ओल्ड रिजीम के अंदर भी काम आ जाएगा, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, चाहे वो 115 बीएससी हो या ओल्ड रिजीम हो। तो आप सबसे पहले इसका लेट आउट प्रॉपर्टी का डीम्ड जो है इनकम निकालोगे, वो ये इनकम निकल आएगी। फिर उसके बाद आप कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करोगे। पहला हाउस वन और हाउस टू को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। तो हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके अंदर कोई आईओबीसी नहीं है, इसलिए इसकी जो इनकम है वो नील आई है। हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 30%। मैं एक बार देख रहा हूँ, देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फॉर रिपेयर है, अगर ये लेट आउट है तो पूरा डिडक्ट हो जाएगा, पूरा डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इसके अंदर 30,000 ही डिडक्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये रिपेयर के लिए यूज हुआ है, ये प्रॉपर्टी रिपेयर के लिए इंटरेस्ट यूज हुआ है। तो इसका वो आएगा इनकम, वो -30,000 आएगा। और डीम टू बी थर्ड को माना है तो इसका इनकम जो आई है 73,000, तो इसका टोटल 43,640 आया। ऑप्शन टू देखेंगे, हाउस वन नील, हाउस टू डीम टू बी लेट आउट, ये ऊपर हमें निकाल चुके हैं, और हाउस थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड -175,000। देखो इंटरेस्ट किसके लिए लिया गया है, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। परचेस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 लाख। तो इसके अंदर वैसे भी 175 है, तो ये इसका 175 रह जाएगा। 2 लाख मैक्सिमम वैसे भी जानी, अगर जाता तो 2 लाख मैक्सिमम होती है। तो इसका आंसर आया 1,840। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा, हाउस टू और हाउस थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, हाउस वन को डीम टू बी लेट आउट मान लो। तो इसका हाउस वन को अगर डीम टू बी लेट आउट मानेंगे तो 2,90,800 इसका इनकम आएगी, और बाकियों की आएगी। हाउस टू की कितनी, 30,000 डिडक्शन, हाउस थ्री की कितनी, 175,000 डिडक्शन। इनका टोटल कितना करेंगे, 2,05,000 आएगा। लेकिन आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड कितने भी हो एक ओनर के लिए, इसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी होगी, 2 लाख। तो इसलिए यहाँ 2 लाख आ गई। बहुत से स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ है कि 2,05,000, ये गलत है। इसकी मैक्सिमम डिडक्शन कितनी आएगी, 2 लाख। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसको देख लेना, स्टडी मटेरियल का ही दे रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोऑनर का क्वेश्चन है। इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ कर रखी है सबने। 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, और 75% अपना वो है लेट आउट। उसके अंदर भी दो डिवाइड होते हैं, दो ओनर्स, ठीक है। ओनर वन अरुण और ओनर टू बिमन। यहाँ पे भी दो डिवाइड होता है, अनुल और बिमन। देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर और बात क्या लिखी है कंफ्यूज करने के लिए, अदर एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज, रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। रिपेयर की कोई डिडक्शन मिलती है, नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की कोई डिडक्शन मिलती है, नहीं। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की डिडक्शन मिलती है 3 लाख, ठीक है। तो ये डिडक्शन नहीं मिलती तो इसकी डिडक्शन ले कहाँ से, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे तो रखा है 30% ऑफ एनएवी। लॉ कहता है आपको, आपने कुछ खर्चे किए, ठीक है, आपने पेंट करवाया, रिपेयर कराया, कुछ भी कराया, हम वो नहीं देखेंगे आपने एक्चुअल कितना कराया, हम आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 30% ऑफ एनएवी, उसके अंदर आपका सब कवर हो जाएगा। बाकी आप आईओबीसी की इंटरेस्ट आईओबीसी का डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन नंबर 24 बी के अंदर, ठीक है। ये हमारे कुछ 8 वो थे कंपोनेंट्स।
हाँ 8 आइडेंटिकल यूनिट्स थी, उसमें से जो 6 थी वो लेट आउट थी और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। इसके अंदर बोथ रिजीम के अंदर आंसर निकालना था। इसका देखो ओल्ड रिजीम के अंदर तो सबसे आसान क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड को नील कर दो, सब कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ आईओबीसी का इंटरेस्ट डिडक्शन तो मिलती नहीं है, तो सब कुछ नील है। लेट आउट पोर्शन के लिए आपको दोनों का अलग से निकालना पड़ेगा। दोनों का लेट आउट के लिए ना आप एक काम करना, लेट आउट का पहले ना आप पूरी प्रॉपर्टी का एक साथ पूरा निकालो, को ऑनर के अंदर पहले ही मत डिवाइड करो, पहले पूरा निकालो, फिर आखिर में जो अमाउंट आई ना उसे शेयर में डिवाइड कर दो, ये आसान होता है लेट आउट के अंदर। हाँ, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर हर ओनर पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, किसकी, इंटरेस्ट की, ऑफ रिपेयर और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। और फिर हमने इसको ओल्ड रिजीम के अंदर किया। ओल्ड रिजीम के अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर आईओबीसी की डिडक्शन मिल जाती है। तो हर को ओनर पे कितना मिला था, 3 लाख पूरा इंटरेस्ट था, उसको दो में डिवाइड करना, 150 और 150 का आपको 25%, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, इसका 25% कितना हुआ, 37,500। तो आपको 37,500 डिडक्शन मिल जाएगी दोनों को। फिर लेट आउट प्रॉपर्टी पहले निकाल चुके हैं, उसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, फिर अदर इनकम लिख देंगे, टोटल इनकम लिख आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ पे अनरियलाइज रेंट का क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको अनरियलाइज रेंट होता है, तो आप बाय लॉ क्या बोलते हैं कि एक्चुअल रेंट में से आप माइनस कर लोगे अनरियलाइज रेंट, और ईआर को कंपेयर कर लोगे, इसमें से विच एवर जो हायर होगा उसको हम जीएवी मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस करोगे, तो एक्चुअल रेंट तो और कम हो जाएगा ना, फिर ईआर हायर हो जाएगा, तो उसको डिडक्शन किस बात की मिलेगी, बात तो उतनी की उतनी ही रहेगी कि इसके अंदर वैसे ही हमने माइनस किया, फिर उसके बाद हायर किया, तो ईआर ही उसका जीएवी बन गया, तो उसे डिडक्शन कहाँ से मिली। तो बाय लॉ तो ये लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है, एक्चुअल रेंट में से माइनस करेंगे। लेकिन इन प्रैक्टिस रियल लाइफ के अंदर क्या करते हैं लोग, इसका जीएवी से माइनस करते हैं। बात तो सही है, जीएवी से ही माइनस करना चाहिए, तभी तो अनरियलाइज रेंट के हमें डिडक्शन मिलेगी, तभी तो वो बात बनी। तो आप दोनों दोनों तरीके से कर सकते हो वैसे, लेकिन आईसीआई ये फॉलो करता है एक्चुअल रेंट में से माइनस करता है, क्योंकि बाय लॉ लिखा हुआ है ये। आप ऑल्टरनेटिव व्यू डाल के ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। पहले आपने ईआर निकाला, फिर आपने एक्चुअल रेंट निकाला, फिर आपने एक्चुअल रेंट में से हाँ ये 2 लाख निकाला, फिर उसमें से माइनस कर लिया, 180 आ गया। अब आप देख रहे हो कि 180 और 2,10,000 में से हाइयर कौन सा है, ईआर। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका जो एक्चुअल रेंट है वो बिकॉज ऑफ वैकेंसी कम है ईआर से, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम है ईआर से बिकॉज ऑफ वैकेंसी, कि आपका पूरे साल जो घर था वो लेट आउट हो नहीं पाया, तो इसकी वजह से आपका जो एक्चुअल रेंट है वो कम आ रहा है, तो हम एक्चुअल रेंट को जीएवी मान लेंगे। देखो यहाँ पे 2 लाख वैसे ही था, और 2 लाख माइनस 20,180, और हमारा कितना महीना घर खाली रहा, 2 महीने एक्चुअली, ठीक है। तो 2 महीने का कितना हुआ, कितना पढ़ रहे हैं, 20,000 इंटू 2, 40,000, ये कितना हुआ, 220,000, विच इज हाइयर देन ये साल का ईयर। तो इसलिए हमारा बिकॉज ऑफ वैकेंसी हमारा एक्चुअल रेंट कम था, इसलिए हमारा जो जीएवी होगा वो एक्चुअल रेंट बन जाएगा, विच इज 180, ठीक है। इसके अंदर म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की डिडक्शन माइनस कर लेंगे, हमेशा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की डिडक्शन माइनस कर ले। कितना कितना आपका बचा हुआ है या आपको पेंडिंग है अभी पे करने का, वो नहीं करते, जितना आपने पेड कर दिया ना, चाहे आपने पिछले साल का पेड किया हो या आगे एडवांस का पेड कर लियो, पूरा आप डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद 30% ऑफ एनएवी और आईओबीसी की लिमिट ले सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया टेस्ट। अब मैं आपका कुछ मिस्टेक है जो आंसर शीट में आपने कर रखी है वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक मैं ढूंढ जाऊंगा मिस्टेक। पहली मिस्टेक, ये सिंबल किस बात के बनाए हुए हैं, ये सिंबल नहीं बनाने आंसर शीट के अंदर, आपको ऐसे लिखना है, मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। आपको लिखना है म्यूनिसिपल वैल्यू
एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रिस्ट्रिक्टेड टू ऐसा। आपको ये लाइन लिखनी है, लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, आपको ये सिंबल नहीं बनाने। अब ऊपर नीचे की ये तो टीचर्स होते हैं हमारी अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आंसर शीट के अंदर हमें ये नहीं सिंबल्स नहीं बनाने, हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे पूरा स्टडी मटेरियल के अंदर दे रखा है ना आपको स्टेटमेंट लिखकर, वैसी सेम higher of MV and FR of 2 lakh but restricted to SR। ऐसे आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, आपको सिंबल्स नहीं बनाने ऊपर नीचे के, लोअर अबव के सिंबल नहीं बनाने। तो पहली गलती ये थी आप सबकी, बहुतों ने कर रखी है वाली गलती। और बाकी आपका जो है ना थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा जो होता है ना क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, वो बात हुई। तो ये देख लेना है, क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरी मिस्टेक जो यहाँ पर सबने कर रखी है वो ये है कि आपने यार लिखा ही नहीं है कि आप किस रिजीम के अंदर कर रहे हो। डिफॉल्ट रिजीम आपको लिखना होता है कि आप चाहे क्वेश्चन चाहे लिखा हो, क्वेश्चन में चाहे लिखा हो कि आपको डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करनी है या आपको ओल्ड रिजीम फॉलो करनी है, आपको तब भी क्वेश्चन के तब भी आंसर में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट या अंडर न्यू रिजीम। बाकी सबका ठीक है, बाकी अपनी जो है मिस्टेक्स देख लेना, मैंने यहाँ पे वैसे ही मार्क कर दिया है मिस्टेक। और यार क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो इसकी स्टडी मटेरियल की, और कुछ करना नहीं है स्टडी में। देखो टेक्स्ट के अंदर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट आ जाते हैं तो आप प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी उठा के नहीं देख सकते। आपको या तो आप स्टडी मटेरियल अपना लेटेस्ट, आरटीपी एमटीपी अपना लेटेस्ट, प्रीवियस ईयर पिछले साल का, अगर आपको ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आए तो आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, बस ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत है, तो इसके हर कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी कितने कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मैं आपको पहले डिस्कस ये बता देता हूँ कि हमने कितने कितने कॉन्सेप्ट कर लिए। सबसे पहले तो हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की कैलकुलेशन सीख ली, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हमारा ये डीम्ड ओनर का हो गया कॉन्सेप्ट, सॉरी डीम टू बी लेट आउट का हो गया। फिर हमारा को ओनर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, और अनरियलाइज रेंट का दोनों एमसीक्यू और उसके अंदर दोनों देख लिए। अब आपको करना क्या है, टू डू, पहले तो आपको पूरा हाउस प्रॉपर्टी एक बार मॉड्यूल से सारे प्रोविजन रीड कर लेने हैं, सारे इलस्ट्रेशन कर लेने हैं, और बैक एक्सरसाइज कर लेनी है। फिर आपको पहले तो डीम्ड ओनर जो है ना उसका कॉन्सेप्ट देख लेना, वो मैंने क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं लिया, वो वैसे भी थ्योरी है, वो देख लेना डीम्ड ओनर का। और बचा हुआ थोड़ा शुरू के 2-3 पेज है उसको रीड कर लेना, कि अगर आपका जो फर्नीचर है, आपको अगर फर्नीचर हाउस प्रॉपर्टी के साथ मिलता है तो उसकी क्या कंप्यूटेशन होगी, वो पीजीबीपी या अदर सोर्सेज के अंदर कैसे टैक्सेबल होगा या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा, वो देख लेना, वो रीडिंग कर लेना। और बस इतना ही बचा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। देखो हाउस प्रॉपर्टी में ना ज्यादा एक 8-8 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते मेन एग्जाम के अंदर, आपका जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर ही इंक्लूड करके देते हैं आपको हाउस प्रॉपर्टी का छोटा सा पॉइंट। और बस इसमें और एक चीज का ध्यान रखना कि 115 बीएससी के अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम है, बाकी जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, और जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम है, ओल्ड रिजीम, उसके अंदर फर्क है किसके अंदर, सिर्फ एसओपी के अंदर। इसके अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलती आईओबीसी की, इसके अंदर आपको मिल जाती है डिडक्शन आईओबीसी की, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख और 30,000 एज द केस में, ठीक है। इसकी जो एनुअल इनकम, एनुअल अमाउंट आएगी इनकम, वो हमेशा नील होगी ऑलवेज, और इसका नील या आपका वो आ सकता है नेगेटिव के अंदर, या लॉस आ सकता है, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है कि आपको किस रिजीम के अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो ये हमेशा आपको न्यू रिजीम के अंदर, क्योंकि ये अब हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन चुकी है, ये डिफॉल्ट है, इसलिए आपको हमेशा डिफॉल्ट के अंदर ही कैलकुलेट करना है,
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो मैं आंसर शीट जो है अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना इसके मिस्टेक, और जो उसका सजेस्टेड आंसर है ना वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय।